जरा सोचिए, एक नया नया देश जो सदियों की गुलामी के बाद अभी अभी पैदा हुआ है, और इसके पहले नेता जवाहरलाल नेहरू, इनके सामने एक बहुत बड़ी, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चुनौती थी। आज हम भारत को बदलने की उनकी उसी साहसिक योजना की पड़ताल करेंगे। ये कोई एकेडमिक सवाल नहीं था। इस एक सवाल का जवाब लाखों लोगों की किस्मत तय करने वाला था। इससे बड़ा दांव और कुछ हो ही नहीं सकता था। और नेहरू का जवाब कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था। नहीं, उन्होंने तो एक पूरी क्रांति की कल्पना की थी। एक ऐसा भविष्य जो अतीत से बिल्कुल अलग हो। और इसका जरिया था फास्ट पेस्ड मॉडर्नाइजेशन। लेकिन आधुनिकता अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। नेहरू के लिए इसका एक बहुत ही खास मतलब था, और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। इस सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ कोई भी आधुनिकीकरण नहीं था। ये एक सोची समझी योजना थी जिसका एक ही मकसद था, एक बुर्जुआ समाज बनाना। तो इस बुर्जुआ शब्द का असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा समाज है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओपन मार्केट और बिजनेस इंटरेस्ट के इर्द गिर्द घूमता है। इस आइडिया को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेहरू की हर पॉलिसी को समझने की चाबी यही है। तो ये जो एक बुर्जुआ समाज बनाने का बड़ा सपना था, ये असल में इकोनॉमिक पॉलिसी में कैसे बदला, चलिए देखते हैं। नेहरू की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में एक दिलचस्प दोहरापन था। एक तरफ तो सरकार ने भारी उद्योगों पर, जो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थे, उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और दूसरी तरफ ग्रामीण भारत में मार्केट फोर्सेस को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया, जिससे एक बिल्कुल नई आर्थिक हलचल पैदा हुई। और सरकार का नियंत्रण कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। कोयला और स्टील से लेकर हवाई जहाज बनाने तक अर्थव्यवस्था के सबसे जरूरी हिस्से पब्लिक सेक्टर घोषित कर दिए गए, जो सीधे सरकार के कंट्रोल में थे। और अगर इस बारे में कोई शक था तो खुद नेहरू के शब्द सुनिए। समाजवादी नारों के बावजूद उन्होंने खुद माना कि उनकी नीतियां असल में समाजवादी नहीं थीं। ये इस सोर्स के तर्क को पुख्ता करता है। मकसद साफ था, एक बाजार आधारित बुर्जुआ अर्थव्यवस्था बनाना। हाँ, जिसमें सरकार एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। लेकिन सिर्फ इकोनॉमी बदलना तो आधी कहानी थी। इस आर्थिक बदलाव को सक्सेसफुल बनाने के लिए लोगों के दिल और दिमाग को भी बदलना जरूरी था। और यहीं से शुरू हुआ संस्कृति और आइडियोलॉजी को शेप करने का मिशन। देखिए, सिर्फ कारखाने बनाना काफी नहीं था, सरकार को लोगों की सोच को भी आकार देना था। लक्ष्य, इन नए बाजार आधारित तरीकों को न सिर्फ नॉर्मल बनाना, बल्कि उन्हें प्रोग्रेसिव, मॉडर्न और यहाँ तक कि फैशनेबल बनाना। और ये किया कैसे गया? इसके लिए सरकार की पूरी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ। स्कूलों का करिकुलम बदला गया, एक खास तरह की कला और संस्कृति को प्रमोट किया गया, इतिहास को एक नए नजरिए से लिखा गया, और इन नई वैल्यूज को देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ दिया गया। अब इतने बड़े इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस को लागू करने के लिए जबरदस्त पॉलिटिकल पावर की जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि नेहरू के भारत में सत्ता का स्ट्रक्चर असल में कैसा था? सरकार के टॉप लेवल पर ही पावर को लेकर एक फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट था। एक तरफ थे नेहरू, जिनका मानना था कि प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ सरदार पटेल, जो मानते थे कि कैबिनेट सुप्रीम है और पीएम सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर। ये एक बुनियादी मतभेद था जो देश की दिशा तय करने वाला था। और एक मजबूत केंद्र का ये विचार सिर्फ कागजों पर नहीं था, इसे अमल में लाया गया। केरल में एक चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने से लेकर क्षेत्रीय आंदोलनों को कुचलने तक ये साफ था कि सारी ताकत केंद्र के पास ही रहेगी। तो जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? नेहरू की लेगेसी पर आखिरी फैसला क्या है? तस्वीर काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ उन्होंने लोकतंत्र का दायरा बढ़ाया, एक सेक्युलर पब्लिक स्फीयर बनाया और एक बड़े सामाजिक बदलाव की उथल-पुथल को कम करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पॉलिसीज ने बिजनेस इंटरेस्ट को फायदा पहुंचाया, पावर को सेंट्रलाइज किया, और आखिरकार वो उस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सके जिसे उन्होंने खुद बनाया था। तो आखिर में ये सोच उन्हें एक क्लासिकल लिबरल डेमोक्रेट की तरह देखता है। मतलब एक ऐसा नेता जिसने बहुत बड़े बदलाव तो किए, लेकिन एक खास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रेम के अंदर रहकर ही। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या नेहरू का ये रास्ता एक जरूरी समझौता था, उस वक्त की मजबूरी, या फिर ये एक ऐसा रास्ता था जिसने भारत को एक ऐसे भविष्य में लॉक कर दिया जिससे वो आज भी जूझ रहा है?
इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है।